मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कैसे फ्रांस के अंदर जो रेवोल्यूशन है वो स्टार्ट होती है, वो सब सिचुएशंस पढ़ी और लास्ट में लुईस 16 को एक्सेप्ट करना पड़ा, नेशनल असेंबली को एक रिकॉग्निशन देनी पड़ी। ठीक है, ये आपको शायद रिमेंबर होगा कि कैसे जो कंट्री साइड में से रूमर्स फैल गए थे, उन्होंने अटैक कर दिया था और बहुत सारी जो चर्च के पास प्रॉपर्टी थी उसको अपने कंट्रोल में कर लिया नेशनल असेंबली में। और लगभग 20 लाख जो है 20 जो बिलियन 2 बिलियन लीवरेज जो है उनको एसेट्स के रूप में पैसा मिला और उससे उन्होंने क्या किया, जो अपना डेब्ट था उसको पेड कर दिया। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, वो आज हम पढ़ेंगे। टॉपिक क्या है बेटा? फ्रांस बिकम्स आ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि फ्रांस के अंदर जो नेशनल असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के बाद फ्रांस क्या बन गया? एक संवैधानिक राजतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यानी मोनार्की सिस्टम अभी भी है, लेकिन उसके ऊपर किसकी पावर आ गई? कॉन्स्टिट्यूशन की। किसका होल्ड हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन का। कि राजा अपनी पावर को तब तक यूज़ नहीं कर सकता जब तक कॉन्स्टिट्यूशन उसको रिकॉग्निशन नहीं देता, अपनी एक्सेप्टेंस नहीं देता। तो नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। तो नेशनल असेंबली देखो 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है और कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार होता है 1791 के अंदर बेटा। यानी कि इस टाइम पीरियड में जो है जो प्रोसेस थी कॉन्स्टिट्यूशन की वो कंप्लीट हुई लगभग 1.5 ईयर्स के अंदर। तो इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी जो मेन मोटिव थी क्या थी? कि जो मोनार्क है उसकी पावर को लिमिटेड किया जाए। और दीज पावर्स जो हैं इंस्टेड बीइंग कंसंट्रेटेड इन वन हैंड वर नाउ सेपरेटेड असाइंड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। कि सिंगल हैंड में पावर होने की बजाय जो है अलग अलग गवर्नमेंट्स की इंस्टीट्यूशन बनाई जाएं और उसके अंदर पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अब वो इंस्टीट्यूशंस क्या थे? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो फ्रांस ने जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को सेटअप किया। जो फिगर 7 में इसकी जो सिस्टम था, जो पॉलिटिकल सिस्टम वर्क में था आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली formed, they do this type of process. Now we can understand through the diagram what is the process of electing the representative for national assembly बेटा। इसमें हम देख रहे हैं बेटा जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, ये देखो। अब जो फ्रांस की सोसाइटी थी तो डिवीज़न तो उसमें पहले ही थी। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट जो प्रोस्पर लोग थे, एजुकेटेड थे, उनको तो राइट था ही वोट कास्ट करने का। लेकिन इसमें जो थर्ड स्टेट के थे वो किस कैटेगरी में डिवाइड हो गए? एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन और वोमेन, चिल्ड्रन और यूथ बिलो 25। इन लोगों को राइट नहीं था बेटा। एक्टिव सिटीजन कौन से थे? जिनको राइट टू वोट था। और वो कितने थे? 4 मिलियन पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन। 28 मिलियन पॉपुलेशन के अंदर सिर्फ 4 मिलियन लोग ऐसे थे जो एक्टिव सिटीजन्स थे। एक्टिव सिटीजन्स किसको जो है दर्जा दिया गया बेटा? जिनके पास प्रॉपर्टी थी और जो लोग टैक्स देते थे बेटा। यानी कि टैक्स जो 3 दिन की जो वो मजदूरी लेते थे उसके बराबर अगर वो टैक्स पेड कर रहे हैं तो ही और शी कैन कास्ट द वोट। इसी तरह जो पैसिव सिटीजन्स थे उनमें कोई जो है वोटिंग राइट नहीं था। और इसमें कितने लोग आते थे? 3 मिलियन मैन जिनको राइट टू वोट ही नहीं था, पैसिव थे, उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई टैक्स पेड नहीं करते थे
और इसके अलावा भी वुमेन, चिल्ड्रन और जो 25 ईयर्स से बिलो थे बच्चे, यूथ जो थे, उनको भी राइट टू वोट नहीं था। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में सिर्फ 4 मिलियन जो लोग थे उनको ही राइट टू वोट था बेटा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो लोग थे जो एक्टिव सिटीजन्स थे वो क्या करेंगे, 4 मिलियन में से 50,000 मैन को इलेक्टर्स जो है उनको इलेक्ट करेंगे। यानी कि जो पॉपुलेशन है 28 मिलियन, उसमें से जो 4 मिलियन को राइट है, अब 4 मिलियन अपने में से क्या चुनेंगे, इलेक्टर्स, और वो कितने चुनेंगे, 50,000, 50,000 मैन जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे, और वही रिप्रेजेंटेटिव आगे किसको इलेक्ट करेंगे, नेशनल असेंबली को, जिसमें कितने मेंबर रहेंगे, 745 मेंबर्स। यानी कि इन लोगों में ही इलेक्शन पर खड़े होने का राइट है। वोट तो ये कास्ट कर रहे हैं, ये इलेक्टर्स जो हैं वो ही इलेक्शन लड़ सकते हैं। और अब उन लोगों को जो सिर्फ 50,000 लोग हैं वो अपने में से 745 मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे, और वही लोग क्या बनाएंगे, नेशनल असेंबली। अब जो एक्टिव सिटीजन है उनका एक और रोल भी है, वो क्या करेंगे, जो जुडिशरी है उसके जजेस को भी इलेक्ट करेंगे। हमारे यहाँ तो सिस्टम है ना, क्वालिफ़िकेशन के बेस पर जजेस जो हैं वो काम करते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी भी वोटिंग है, और वो एक्टिव सिटीजन जो है 4 मिलियन, वो जो है जज को, मतलब कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है जज के लिए तो उसको वोट कास्ट करते हैं, और वो जुडिशरी का एक अंग बन जाता है बेटा। अब जो नेशनल असेंबली है वो कंट्रोल करती है किंग को, और किंग जो है वो नेशनल असेंबली के बेस पर जो है उसको राइट मिला है वीटो का, ठीक है। और कंट्रोल जो है कौन कर रहा है इसको, असेंबली को, जो मिनिस्टर्स हैं बेटा, यानी कि कैबिनेट हो गई। इसमें से जो 745 हैं उनमें से कुछ लोगों को कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया जो कंट्री के काम करेंगे बेटा, ठीक है। अब ये दोनों तो वर्किंग में है, और जो किंग है वो इनके अकॉर्डिंग काम करेगा, इसलिए इसको क्या बोला गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो 79 में क्या किया गया, वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन दी नेशनल असेंबली। टोटली जो पावर थी किसमें वो वेस्टेड थी, वेस्टेड मीन्स सब सारी पावर किसके पास आ गई, नेशनल असेंबली के पास, और विच वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जो लोग इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते थे, क्योंकि जो एक्टिव थे वो इलेक्टर्स चुनते थे, इलेक्टर्स में से ही 745 जो है नेशनल असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव बनते थे बेटा। तो इनडायरेक्टली लोगों द्वारा ये नेशनल असेंबली के लोग चुने जाते थे। दैट इज सिटीजन वोटेड फॉर ए ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु इन टर्न क्लोज द असेंबली, चूज द असेंबली, नॉट ऑल सिटीजन्स, ठीक है। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या सिस्टम था कि इलेक्टर्स जो हैं वो बनते थे, इलेक्टर्स जो हैं वो ही असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करते थे, सभी सिटीजन्स नहीं करते थे, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था बेटा। समझ आ गया सबको कि जो एक्टिव सिटीजन्स थे वो अपने में से इलेक्टर्स चुनते थे, इलेक्टर्स जाकर फिर नेशनल असेंबली के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनका चुनाव करते थे। तो सिटीजन्स जो हैं वो इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसके इलेक्शन में, नेशनल असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करने में। नेक्स्ट है बेटा, ओनली मैन जो 25 ईयर से अबव हैं और पेड टैक्सेस किसके इक्विवेलेंट, लिस्ट एट लीस्ट 3 डेज ऑफ ए लेबरर्स वेज, यानी कि 3 दिन की मजदूरी के बराबर जो व्यक्ति टैक्स देता है, ठीक है, और उसकी एज है 25 ईयर्स, ही और शी इज़ एक्टिव मेंबर्स, यानी कि उसी को ही राइट टू वोट मिलेगा। शी तो है ही नहीं है, वोमेंस को तो राइट ही नहीं है बेटा, ठीक है। और स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन, दे वर एंटाइटल टू वोट, रिमेनिंग मैन जो हैं, वुमेन जो हैं पैसिव हैं, ठीक है। रिमेनिंग अब 4 बिलियन है, 28 मिलियन में से 4 मिलियन को राइट है वोट कास्ट करने का, ठीक है। जो 24 बाकी रह गए हैं, रिमेनिंग रह गए हैं मैन, उनको भी नहीं है, और वुमेंस को भी कोई भी राइट नहीं है, इसलिए वो किस कैटेगरी में आते हैं, पैसिव कैटेगरी में। और
इलेक्टोर का क्वालिफाई करने के लिए, यानी कि इलेक्टोर कौन बनेंगे, जो 50,000 इलेक्टर्स थे वो भी अगर टैक्स पे करते हैं, उसकी भी एक लिमिटेशन थी कि इतना अगर कोई टैक्स देता है तो वो इलेक्टोर्स का मेंबर बन सकता है। ठीक है, तो हाई टैक्स पेयर होते थे, यानी कि वोट डालने के लिए तो कम से कम एटलीस्ट 3 डेज़ की लेबर देनी पड़ती थी, तो वो एक्टिव मेंबर हो जाते थे। लेकिन इलेक्टोर्स बनने के लिए उससे भी ज़्यादा हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर बनना पड़ता था, तब जाके वो इलेक्टोर्स के मेंबर्स बनते थे बेटा। नेक्स्ट देखें, ये क्या है, इसको आपने खुद रीड करना है। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, ये जो पट्टिका बनाई गई थी 1791 में, कॉन्स्टिट्यूशन जो नेशनल स्टेट थी उन्होंने बनाई थी, और इसमें देखो कितने राइट मिले थे, ये यहाँ पर मेंशन किए गए हैं इस बॉक्स के अंदर कि क्या क्या लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग राइट्स मिले थे बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशंस बिगिन विद ए डेक्लरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक घोषणा पत्र के साथ शुरू होता है जिसमें राइट टू मैन एंड सिटीजन्स को डिक्लेयर करता है। ये जो पट्टिका ऊपर हमने देखी है उसमें सब कुछ लिखा है, एक घोषणा पत्र है ये कि किसको क्या राइट मिलेंगे। और राइट क्या क्या थे बेटा, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन और इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये जो नेचुरल और इनएलिएनेबल, यानी कि नेचुरल क्या है कि असेंबली ने क्या डिक्लेयर कर दिया कि अब कोई भी व्यक्ति अपने जो है स्टेट के अकॉर्डिंग नहीं पहचान होगी, उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी, उसकी जो उसको बर्थ राइट मिलेंगे, नेचुरल राइट होंगे और इनएलिएनेबल होते हैं जिनको कोई चेंज नहीं कर सकता और वो उनको मिलने ही चाहिए। तो ये जितने भी राइट्स हैं ये सारे उनको नेचुरल हैं कि अगर वो फ्रेंच सिटीजन्स हैं तो उनको ये सब राइट मिलेंगे, ना कि उनको अकॉर्डिंग टू अ स्टेट। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति है चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करता है तो उनको क्या मिलेगा, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपनी ओपिनियन रखने की स्पीच और इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो ये सब राइट्स जो हैं उनको मिलेंगे, चाहे वो बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ कुड नॉट बी टेक अवे, इट वाज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। किसकी ड्यूटी रहेगी ये राइट्स को प्रोटेक्ट करने की, जो है नेशनल स्टेट जो बनी थी नेशनल असेंबली, उसको इस चीज़ की केयर करनी पड़ेगी कि सबको राइट मिले हैं या नहीं मिले बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट है सिंबल्स, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसमें से भी 1 मार्क के क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। तो मैं सिंबल्स रीड करूँगी। जैसे ये फर्स्ट जो है ब्रोकन चेन, देख रहे हो ना, ये जो है पिक्चर आपने, ये सारे जो सिंबल्स हैं ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस के अंदर अक्सर देखे जाते थे। ये इंडिकेट करते थे किस चीज़ को, जो ब्रोकन चेन है, यानी कि जो गुलामी थी, सर्फडम थी, वो ख़त्म हो गई थी। चेन्स वर यूज टू फैटर स्लेव्स, ब्रोकन चेन स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, कि अब कोई भी किसी का गुलाम नहीं है, सब आज़ाद हैं, सब इक्वल हैं। तो ये किसको शो कर रहा है, राइट, जो इक्वलिटी को बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है बंडल ऑफ रोड्स, यानी कि और फेसिस। बंडल ऑफ रोड्स का क्या मतलब था बेटा, ये एक जो है इसमें स्टिक्स दिखाई दे रही हैं और वो इकट्ठी हुई हुई है। 1 रोड कैन बी इजीली ब्रोकन, कि एक जो है सिंगल रोड को तो आसानी से तोड़ा जा सकता है, बट नॉट एन एंटायर बंडल। तो यूनिटी दिखाई गई है इसमें कि स्ट्रेंथ जो है, जो यूनिटी है, वो सारी सोसाइटी जब इकट्ठी रहती है तो तब जाकर उसको कोई तोड़ नहीं सकता बेटा, अलग नहीं कर सकता। नेक्स्ट है
द आई विद इन ए ट्रैंगल रेडिएटिंग लाइट, त्रिभुज के अंदर जो है रोशनी बिखेरती हुई जो है आँख दिखाई दे रही है। ये देखो आँख दिखाई दे रही है ना आपको, एक ट्रायंगल बना हुआ है, उसके अंदर एक आई है। इसका क्या मतलब है कि जो आई है वो किसका प्रतीक है, नॉलेज का, ज्ञान का, कि अब आम लोगों को, जो थर्ड स्टेट के लोग हैं ना, जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी, उनको भी जो है नॉलेज हो गई है, वो अपने राइट्स की डिमांड कर सकती है। ठीक है। और रोशनी जो इसकी लाइट है वो क्या किस चीज़ का सिंबल है, कि उसने इग्नोरेंस, जो अंधकार है, अंधकार के बादल हैं, वो छट गए हैं, दूर हो गए हैं, सबको ज्ञान हो गया है कि कैसे वो अपने राइट्स की डिमांड कर सकते हैं। बेटा आगे है स्पेक्टर। स्पेक्टर क्या होता है, सिंबल ऑफ रॉयल पावर, एक राजदंड है, यानी कि जो राजा का कहना नहीं मानेगा उसको सज़ा मिलेगी। ठीक है, ये भी एक सिंबल है फ्रांस का। नेक्स्ट है स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म ए रिंग। स्नेक बाइटिंग यानी सांप के मुंह में ही सारा कुछ, उसकी जो टेल है घुसी हुई है। ये किसका जो है सिंबल है बेटा, सनातन समानता का प्रतीक है, यानी कि सांप किसको इंडिकेट कर रहा है, राजा को या जो नोबल्स थे उनको, और जो टेल है वो किसको शो कर रही है, थर्ड स्टेट को। यानी कि अब सब एक है, कोई किसी को खा नहीं सकता, कोई किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, और इसका कोई एंड नहीं है। देखो कोई एंड नहीं है इसका, क्योंकि एक रिंग बन गई है ये। नेक्स्ट है जो है फ्राइजियन कैप, रेड फ्राइजियन कैप, कैप वॉर्न बाय स्लेव। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि इनकी एक ड्रेस थी, जो रेवोल्यूशनरीज थे जैकोबिन क्लब्स के, उनकी एक ड्रेस होती थी कि वो रेड कलर की कैप डालते थे, और उनकी एक अलग से जो है ड्रेस थी, पोशाक थी बेटा। नेक्स्ट है ब्लू वाइट रेड, ये उनके कलर्स थे बेटा, फ्रांस का राष्ट्रीय रंग था, नेशनल फ्लैग। बाद में ये थोड़ा चेंज हो जाता है, ब्लू वाइट रेड, रेड रह जाता है, ब्लैक और येलो हो जाता है बाद में। फ्रांस का कलर बेटा चेंज कर देते हैं क्रांतिकारी, लेकिन उस वक्त ये क्या था, नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस। नेक्स्ट है विंग्ड वोमेन, कानून का जो है पर्सोनिफिकेशन है ये, ऑफ द लॉ। द लॉ टेबलेट, ये एक हमने पहले ये पढ़ी है, जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था तो उसमें प्रोक्लेम किया गया था ह्यूमन राइट्स को। तो इसमें लॉ इज़ द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट। तो आइडेंटिफिकेशन आ जाती है इसकी, पिक्चर प्रिसेप्शन आ जाती है 1 मार्क में। या जैसे ये क्वेश्चन दे दिया कि विंग्ड वोमेन किसको सिंबल जो है किसको शो करता है, तो ब्रोकन चेन किसको शो करती है। तो ये 1 वर्ड जो है आप इसमें से बना सकते हो, लर्न कर सकते हो बेटा। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, टिल देन गुड बाय बेटा।